वंदे मातरम साथियों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल में। मैं विवेक चौधरी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों 26/11 अटैक के बारे में। ये 26/11 अटैक कब हुआ था, क्यों हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, ये सारी की सारी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं। यूं तो आप लोगों को एक मूवी, नाना पाटेकर की मूवी आई थी 26/11 2013 में। उस मूवी को देख करके भी आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है, लेकिन दोस्तों उसमें बैकग्राउंड नहीं बताया गया कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को शुरुआत से बताऊंगा कि इस साजिश की शुरुआत कब से हुई, किसने शुरुआत की, कौन इसका मास्टरमाइंड था। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज इसको लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आने वाले समय में मैं और भी मेहनत करके अलग अलग मुद्दों पर वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं। दोस्तों 26/11 का हमला, ये मुंबई में हमला हुआ था। ताज होटल भी इसमें बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, बहुत सारा नुकसान इस मुंबई शहर में हुआ था। दोस्तों इस पूरे के पूरे अटैक की हम बात करें तो ये 2008 में अटैक हुआ था, यानी वर्ष 2008 नवंबर का महीना था। लेकिन इस पूरी की पूरी साजिश की शुरुआत जो हुई थी वो वर्ष 2006 से हुई थी। 2006 से कैसे? एक डेविड हेडली नाम का एक व्यक्ति था जो आईएसआई के लिए काम करता था और लश्कर ए तैयबा के लिए काम करता था। ये लश्कर ए तैयबा क्या है? ये एक आतंकवादी संगठन है जिसे हाफिज सईद ने इसकी शुरुआत की थी। हाफिज सईद नाम सुना होगा, 26/11 का मास्टरमाइंड इनके लिए ये काम करता था। इसको मुंबई भेजा जाता है। अभी तक ये कोई मुंबई इसे नहीं जानती थी कि, या भारतीय लोग इसको नहीं जानते थे, या भारतीय जो कानून या भारतीय सेना थी वो नहीं जानती थी कि आतंकवादी है। ये नॉर्मली जैसे सभी लोग आते हैं ऐसे आकर के मुंबई में रुकता है। मुंबई के अलग अलग 5 स्टार होटल में ये रुकता है अलग अलग कई दिनों तक और रैकी करता है पूरे तरीके। बताया जाता है कि ये ताज होटल में भी इसने जो है स्टे किया था, वहां भी इसने पूरा अंदर बाहर की चीजों को जाना था और मुंबई शहर की पूरी रैकी करके इसने पहुंचाई थी पूरे लश्कर ए तैयबा तक। पूरी जानकारी इसने हाफिज सईद को दी थी कि मुंबई का मैप ये है, यहां हमला करने से नुकसान कम होगा, यहां हमला करने से नुकसान ज्यादा होगा। ये सारी जानकारी इसने दी थी। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये पूरी जानकारी जब प्रोवाइड करवाता है, लश्कर वालों को ये पूरी जानकारी देता है, इसके बाद शुरुआत होती है साजिश की कि अब आतंकवादियों को कैसे भेजना चाहिए, कितने आतंकवादियों को चुनना चाहिए, आतंकवादियों को क्या क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये सारी जानकारी करने के लिए सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि ये सभी जो आतंकवादी आए थे, 10 के 10 आतंकवादी, ये आतंकवादी समुद्र के रास्ते से भारत में एंट्री की थी। इन्होंने मुंबई में एंट्री की थी। क्यों की थी इन्होंने? समुद्र के रास्ते से क्यों आए थे? जबकि सबसे ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां जो होती हैं वो जम्मू कश्मीर में होती हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो ये वहां से क्यों नहीं आए थे? इन्हें मुंबई में ही क्यों अटैक करना था? क्योंकि दोस्तों हमारी इकोनॉमिकल अगर कैपिटल हम देखें, आर्थिक रूप से हमारे देश की जो राजधानी है वो मुंबई को माना जाता है, और मुंबई शहर में अटैक करने का मतलब है कि सीधा सीधा हम सबको डरा दें। जैसे हमारे देश में अगर हम देखें तो इकोनॉमिकल कैपिटल तो है ही, साथ ही साथ हमारे देश के जितने भी कलाकार हैं जो बहुत फेमस हैं वो सभी लोग मुंबई में रहते हैं। तो अगर यहाँ अटैक करेंगे तो पूरा देश हिलेगा। इसके अलावा दोस्तों पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था कि मुंबई आने के लिए इन्होंने समुद्री रास्ता चुना। इसके पीछे का कारण था, देखो मैं समझाता हूं थोड़ा सा। ये भारतीय मैप है और यहां पूरे में जो है वो पाकिस्तान है, आप सब लोग जानते हैं। कि अगर सोचिए यहां आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में एंटर करके अब अगर मुंबई भेजा जाता है यहां, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होगा और कई राज्यों को पार करके यहां तक आना होगा। तो इस बीच इतने हथियारों को लेकर के, इतने बम धमाकों को लेकर के आना बड़ा मुश्किल होगा, इतना आसान काम नहीं होगा। तो इन्होंने सोचा कि ये रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि ये जो हमारे एलओसी है, पीओके को जो अलग करती है, यहां पर बहुत ज्यादा एक तरीके से सिक्योरिटी रहती है। आर्मी वाले एकदम एक्टिव रहते हैं यहाँ पे। तो यहां से निकल करके आना बड़ा मुश्किल था। अब निकल करके आना फिर कई राज्यों को पार करके महाराष्ट्र के मुंबई शहर तक जाना बड़ा मुश्किल भरा था। इसलिए ये लोग सोचते हैं कि हम लोग यहां इस जम्मू कश्मीर वाले रास्ते से नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे समुद्री रास्ते से। क्योंकि दोस्तों ये कलर जो है यहां समझिए पूरा समुद्र है, और अगर पाकिस्तान
कि किसी भी व्यक्ति को जाना है वो यहां से आसानी से जा सकता है। केवल उसको परेशानी आएगी तो नेवी वगैरह के लोगों से, नौसेना के जो लोग या नौसेना के जो सैनिक हैं उनको लेकर के थोड़ा इश्यू आ सकता है कि अब एंट्री कैसे करें। इस कारण से इन्होंने जो है आसान रास्ता इनको लगा कि समुद्र के रास्ते से जाना बड़ा आसान होगा और हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। ये साजिश बहुत लंबी गहरी साजिश थी। इसका जो मास्टरमाइंड था, इसका जो चीफ था, वो था हाफिज सईद। मैं आपको फोटो दिखा देता हूं हाफिज सईद की। हाफिज सईद को हालांकि आप सभी लोग जानते होंगे। ये जो व्यक्ति है जिसने चश्मा लगाया हुआ है, ये हाफिज हाफिज सईद व्यक्ति था। अब इसने जिम्मेदारी दी एक जकीर उर रहमान लखवी इसका नाम था। ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको पूरी साजिश का जो है मास्टरमाइंड बना दिया जाता है। यानी कि चीफ कौन था ये, और इसने पूरी की पूरी साजिश की रणनीति कैसे बनानी है, ट्रेनिंग कैसे देनी है, इसको दे दी लखवी को। जकीर रहमान लखवी, उर्फ इसे चाचा भी कहते थे। आपने अगर अजमल कसाब का इंटरव्यू सुना होगा तो कसाब ने कई बार चाचा का जो है जिक्र किया है, यूट्यूब पर डला हुआ है। ठीक है, मैंने वो पूरा इंटरव्यू देखा था, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। उसने बार बार चाचा का जो है जिक्र किया था, तो उसमें जो चाचा चाचा जो नाम बोल रहा है बार बार, वो चाचा यही था, जकीर रहमान लखवी। अब इस व्यक्ति ने कैसे इस पूरे के पूरे मिशन को हम कंप्लीट करेंगे, इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी रख दी। अब आतंकवादियों से कैसे भेजना है, उनसे कनेक्शन कैसे बनाए रखना है, मिशन की तैयारी पूरी शुरुआत जो, अब मिशन की जो तैयारी होती है, जो 26/11 अटैक हुआ था, इस मिशन की तैयारी 2007 से शुरू होती है। मैंने क्या बताया था, 2006 से जो शुरुआत होती है वो इस मिशन की नहीं होती है। वो रैकी करना शुरू करते हैं कि कोई मिशन करेंगे उससे पहले एक रैकी की जानी चाहिए। लेकिन इस मिशन को शुरुआत करने की, उन लोगों को ट्रेनिंग देने की, जो आतंकवादी थे उनकी जो शुरुआत की गई थी, वो 2007 से शुरुआत की गई। अब ये जो चाचा है, जो लखवी है, ये अब उन आतंकवादियों को, उन लोगों को ढूंढना शुरू करता है जो वहां जाकर के हमला करेंगे। तो ये अलग अलग शहर जाकर के अलग अलग जगह से करीब उन लोगों को चुनते हैं जो गरीब थे, जो 20, 21, 22 साल के थे, जो बेरोजगार थे, जिन्होंने ऑलरेडी पहले कोई ना कोई क्राइम किया था, मुश्किलों में फंसे हुए थे, उनको लगता था कि जिंदगी बर्बाद है, इससे तो कुछ करना चाहिए। ऐसे लोगों को ये चुनता है, ये पूरे घटनाक्रम के लिए। सभी नए लड़के थे, मतलब एक तरीके से जिंदगी से परेशान लोग थे ये, कि अब क्या करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ आप देखेंगे, इन लोगों को सपने, जैसे हम लोग क्या करते हैं आजकल, लंबी गाड़ी देख करके, यार ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए। और अगर कोई हमें इस तरीके से मोटिवेट करने लगे कि गलत तरीके या गलत काम करके हम ऐसी गाड़ी जल्दी हासिल कर सकते हैं, तो नए जो युवा लड़के होते हैं 10, 11, 20, 22 साल के, वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं उस तरफ। कोशिश करते हैं कि यार सही कह रहा है ये, ऐसे गलत काम करने से हम अगर जल्दी पैसे वाले बनते हैं तो कर लेते हैं भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार छोड़िए, टेररिस्ट ही बन जाते हैं, ऐसा भी सोच लेते हैं लोग। विदेश में रहेंगे आराम से, लेकिन उनको एक रियलिटी नहीं मालूम होती है। ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं, कैसे भी उन लोगों को भड़काने का काम करते हैं अलग अलग चीजों के माध्यम से। तो इन लोगों को चुना जाता है, शुरुआती में 32 लोगों को चुना जाता है। कितने लोगों को चुना जाता है? 32 आतंकवादियों को चुना जाता है अलग अलग शहरों से। अब इनकी ट्रेनिंग शुरू की जाती है। ट्रेनिंग से पहले ये 32 लोग थे, लेकिन जब ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है तो ये केवल इन 32 में से 10 लोगों को चुना जाता है, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट होते हैं, इनमें सबसे अच्छे होते हैं। इनकी नजर में आतंकवादी जो सबसे अच्छे होते हैं, उन 10 आतंकवादियों को चुन करके मुंबई भेजा जाता है। चलो शुरुआत हम यहीं से बताते हैं। इन सभी के नाम भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, खैर 32 के नहीं, मैं केवल 10 लोगों के नाम आपको बताऊंगा जो भारत में आए थे, जिनको मार दिया गया था। कसाब को फांसी दी गई थी, वो जिंदा पकड़ा गया था बस। अब इनकी ट्रेनिंग शुरू शुरू होती है। इनकी ट्रेनिंग 3 पेयर में कंप्लीट होती है। सबसे पहली ट्रेनिंग 21 दिन की होती है, सबसे पहले शुरुआती, जिसका नाम दिया गया था दोरा सुफा। दोरा सुफा मुरीद के एक जगह है पाकिस्तान में, वहां पर यह ट्रेनिंग पूरी की गई थी। इसमें हालांकि कोई बड़ा टास्क नहीं था, केवल इन लोगों को 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक बिजी रखा जाता था, कोई ना कोई काम इनसे करवाया जाता था, जैसे कि पीटी, जैसे कि रनिंग या एक्सरसाइज। केवल इनकी फिटनेस पर ध्यान दिया गया। अब धीरे धीरे इनको जब 21 दिन कंप्लीट हुए, तब इनकी ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी। अब स्टेप 2, दूसरी ट्रेनिंग आती है। दूसरी ट्रेनिंग भी 21 दिन की होती है, लेकिन इसको नाम दिया गया, पहली ट्रेनिंग का नाम था क्या? दौरा सुफा। दूसरी ट्रेनिंग का नाम था दौरा आम, ये नाम था दौरा आम। ये ट्रेनिंग भी 21 दिन चलती है।
ये बट्टल गांव एक मनसेरा में जगह पड़ती है पाकिस्तान में, वहां पर ये पूरी ट्रेनिंग चलती है। इसमें इनको AK-47 कैसे चलाई जाती है, ग्रेनेड वगैरह कैसे यूज होते हैं, ये सारी जानकारी इनको दी जाती है। और इनका जो मास्टरमाइंड था, जो ये ट्रेनिंग दे रहा था, जो पूरे के पूरे गन वगैरह चलाना सिखा रहा था, बंदूक वगैरह चलाना सिखा रहा था, उसका नाम था अब्दुल रहमान। ये पूरी ट्रेनिंग दे रहा था। तो इस ट्रेनिंग में नॉर्मली बड़े बेसिक बेसिक से इन्होंने चीजें स्टेप सीखे थे। अब बारी आती है तीसरी स्टेप की या तीसरी ट्रेनिंग की। तो इस तीसरी ट्रेनिंग से पहले इन सभी को कुछ समय के लिए अपने अपने घर भेज दिया जाता है कि जाओ 2-4 दिन के लिए आप घूमो, अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है तीसरी ट्रेनिंग की, तो कुछ 2-4-6 दिन के लिए इनको भेज करके, हालांकि इनके ऊपर पूरी नजर थी, तीसरे स्टेप की बारी आती है। और ये ट्रेनिंग सबसे खास ट्रेनिंग थी। इस ट्रेनिंग का नाम था दौरा खास। ये भी 21 दिन की ट्रेनिंग थी। और ये मुजफ्फराबाद, नाम सुना होगा आपने, POK पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद पड़ता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहां पर ये पूरी ट्रेनिंग होती है। इन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग, जो मेन हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी, वो यही मुजफ्फराबाद में दी गई थी दौरा खास ट्रेनिंग के दौरान। ग्रेनेड कैसे चलाना है, हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर को कैसे इस्तेमाल करना है, AK-47 को कैसे इसके अंदर गोली डालनी है, कैसे इसको यूज करना है, कैसे गोली चलानी है, सारी जानकारी इनको दी। मतलब बहुत हार्ड ट्रेनिंग थी। बताया जाता है कि लगभग 4 घंटे लगातार ये फायरिंग करते थे, लगातार 4 घंटे फायरिंग किया करते थे। तो 21 दिन तक ये जो है ट्रेनिंग चलती है। तीनों ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट हो जाती है। हालांकि दोस्तों, जब इनको स्टार्टिंग में ये ट्रेनिंग दी जा रही थी 32 लोगों को, तो इनको जब घर से उठाया गया था, तब ये नहीं बताया गया था कि आपको आतंकवादी बनाया जाएगा बनाया जाएगा या आपको भारत भेजा जाएगा। नहीं, इनको बताया गया था कि हम धर्म के लिए लड़ेंगे और हम केवल कश्मीर को अपना बनाना चाहते हैं, तो कश्मीर के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हमें दूसरे किसी देश से या दूसरे किसी से नहीं लड़ना है, हमें केवल कश्मीर के लिए लड़ना है खास तौर पर। तो क्योंकि कश्मीर के लिए लड़ना है, तो उस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया था, तो ये लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन कश्मीर का कह करके इनको पूरी ट्रेनिंग दी गई थी। बाद में जकीउर रहमान लखवी, यानी कि जो चाचा था, ये इन 32 लोगों में से 10 लोगों को अलग से चुनता है स्पेशली। तो 10 लोग कौन कौन थे, उनके नाम मैंने लिखे हुए हैं, आप समझना। ये सभी लोग भारत में आए थे, और मैंने ये भी लिखा है यहाँ पे कि किस व्यक्ति ने कहां पर जो है ऑपरेशन किया था। जैसे हाफिज अशरफ, उसके बाद जावेद, अबू शोएब, अबू उमेर, अब्दुल रहमान, फहादुल्ला, बाबा इमरान, नासिर, इस्माइल खान, अजमल आमिर कसाब। ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो था, वहां पर इसने अटैक किया था। ये खैर इनको जानने की आवश्यकता नहीं, ये 10 लोग थे जो इंडिया में आए थे, जो भारत में आकर के इन लोगों ने अटैक या पूरी की पूरी साजिश को अंजाम दिया था। इन 10 लोगों को चुना जाता है। अब इन 10 लोगों को चुनने के बाद इनमें से जो हेड था, वो हेड था अबू इस्लाम। कहां है ये, अबू सुहेब इस्लाम, ठीक है। इसको हेड चुना जाता है। अब हेड चुना जाता है, अब हेड कौन होता है, इन 10 लोगों का हेड था। इसको एक सैटेलाइट फोन दिया गया था कि कोई भी हम बात करेंगे, तो इस सैटेलाइट फोन के द्वारा कोड वर्ड में हम लोग बात करेंगे, और ये पूरी की पूरी जानकारी अबू सुहेब को दी जाएगी या अबू इस्माइल को दी जाएगी, ठीक है। बाकी किसी को हम लोग कॉल पे बात नहीं करेंगे, बाकी को ये काम कर। तो अभी इनको पता था कि कश्मीर के लिए पूरा प्रोसेस करना है हमें, ठीक है, और कश्मीर के लिए हम लड़ेंगे। लेकिन पहली बार सितंबर 2008 में इनको बताया जाता है कि भाई आपको मुंबई जाना है, और मुंबई में जाकर के एक अटैक करना है, एक मिशन को अंजाम देना है। पहली बार ये सुनते हैं कि यार मुंबई, हम तो कश्मीर के लिए ट्रेन किए जा रहे थे, ट्रेंड किए जा रहे थे, ये क्या कि मुंबई जाना है। कुछ समय के लिए ये थोड़े से खामोश हो जाते हैं और थोड़ी सी टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है, क्योंकि ब्रेन वॉश किया गया था, जैसे चाहे इनको मूर्ख बना सकते। अब क्योंकि सितंबर 2008 में ये बात पहली बार बताई गई, कुछ समय के लिए फिर इनको घर भेज दिया गया 2-3 दिन के लिए कि जाओ और अपने अपने घर, आप इन 10 लोगों को, बाकी अब 32 से मतलब नहीं था, इन 10 लोगों से मतलब कि आप लोग जब 2-4-6 दिन जो भी घर बिताना चाहें, 2-3 दिन आप जा सकते हैं और अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। फिर ये अपना घर चले जाते हैं। हालांकि पूरी
ये पूरी इनके ऊपर नजर रहती थी इन लोगों की। ऐसा नहीं कि घर जाके कहीं घूमो, नहीं, इनके ऊपर पूरी नजर थी। ये चले जाते हैं। अब फिर ये अक्टूबर में कराची में इनकी ट्रेनिंग होती है, कराची पाकिस्तान में। अब ट्रेनिंग किस चीज की? हथियार चलाना जान चुके हैं, फिजिकली ये फिटनेस है बनी हुई है, क्योंकि इनको रनिंग, पीटी, एक्सरसाइज रेगुलर इनको करवाई जा रही है। अब इनकी जो ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग थी क्योंकि इनको तय कर दिया गया था कि हम समुद्र के रास्ते से भारत में एंटर करेंगे। तो ये जो है पहले स्विमिंग करना सीखते हैं, कैसे आपको तैरना है ये सीखते हैं, कैसे जहाज को चलाना है, कैसे स्पीड बोट्स को चलाना है, कैसे नाव कोई मिल जाए उसको चलाना है, ये पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। न केवल इतना, इसके अलावा भारत का नक्शा दिखाया जाता है कि भारत का ये पूरा नक्शा है। मुंबई का नक्शा दिखाया जाता है कि यहां आपको अटैक करना है मुंबई में। मुंबई के उन जगहों का नक्शा दिखाया जाता है जहां पे इस पूरी की पूरी साजिश को अंजाम देना था, उस पूरी जगह को दिखाया जाता है। कुछ एक्टर्स के नाम दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, फोटोज दिखाए जाते हैं। बताया जाता है कि ये एक्टर है, ये एक्टर है। न केवल एक्टर के नाम बताए जाते हैं, मूवीज इनको दिखाई जाती हैं, इनको भाषा थोड़ी सी सिखाई जाती है कि आप उर्दू मत बोलने लग जाना, क्योंकि ये पंजाबी टोन के व्यक्ति थे, आप पंजाबी मत बोलने लग जाना। महाराष्ट्र में थोड़ी हिंदी बोलना और महाराष्ट्री उसके अंदर थोड़ी सी मिक्स होनी चाहिए। इस तरीके से इनको ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद कपड़े कैसे पहनने हैं, क्योंकि उस समय मुंबई का और पाकिस्तान का देखें तो कपड़े पहनने का जो स्टाइल है दोनों का अलग अलग है। आज भी आप देखेंगे स्टाइल बड़ा मुंबई का और पाकिस्तान का अलग है। तो टी शर्ट और जींस, ये चीजें इनको सिखाई गई, कैसे लोअर टी शर्ट पहननी है, जींस कैसे पहननी है, ये सारी जानकारी इनको दी गई। अब ये पूरी रणनीति बन जाती है, ये पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और 22 नवंबर का समय आता है 2008, 22 नवंबर 2008, यानी 26/11 का हमला 26 तारीख को हुआ था। अभी हम 22 तारीख पर पहुंच चुके, 22 तारीख, 22 नवंबर। जकीउर रहमान लखवी उर्फ चाचा, इनको लेकर के कराची बंदरगाह पहुंचते और कराची बंदरगाह इनको कुछ समय के लिए रोकता है। फिर 23 नवंबर आता है, अगला दिन, एक जहाज में बैठा देता इन सभी 10 लोगों को। जहाज में बैठा करके लगभग 25 से 26 नॉटिकल माइल ये लोग चलते हैं। इतना चलने के बाद इनको एक दूसरे बड़े जहाज में शिफ्ट कर दिया जाता है। छोटे एक जहाज में आए थे, 25-26 नॉटिकल माइल चलने के बाद दूसरे जहाज में इनको ट्रांसफर किया गया। उसके बाद कुछ समय, लगभग एक एक डेढ़ घंटे और ये चलते हैं उस जहाज में। फिर एक और बड़ा सा जहाज आता है, उस जहाज में इनको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो उस जहाज में इनको शिफ्ट कर दिया जाता है। अब उस जहाज का जो सबसे बड़ा जहाज था, तीसरी बार जब जिस जहाज में ये बैठे थे, उस जहाज का नाम था अल हुसैनी। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है अल हुसैनी। हालांकि ये जो नाना पाटेकर की एक मूवी आई थी 26/11, उसके सीन है, लेकिन ये लगभग रियल सीन देखने को ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि सच्ची घटना पे आधारित पूरी मूवी है और अच्छा काम किया है पूरी टीम ने। आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को इस पूरे के पूरे मिशन ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी जो आतंकवादियों ने किया था। तो ये लोग अल हुसैनी नाम की एक बोट थी, एक नाव थी, एक जहाज था, उसमें बैठ जाते हैं और बैठ करके भारत की ओर ये अपना रुख मोड़ देते हैं। काफी समय तक चलने के बाद ये जहाज भारतीय सीमा में प्रवेश करता है। भारतीय सेना में प्रवेश करके इनको डर था कि अब हम भारत की सीमा में एंट्री कर चुके हैं, नेवी कभी भी पकड़ के हमें मार सकती है या हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। तो एक और भारतीय जहाज सामने जो है जा रहा था, ये उस जहाज को देखते हैं। उस जहाज को देख करके ये लोग बोलते हैं कि भाई इस जहाज को पकड़ो, ये भारतीय जहाज है। और वो जहाज था दोस्तों एक भारत का कुबेर नाम का जहाज था, जिसमें मछुआरे मछली पकड़ने का काम करते थे। मछुआरे थे, वो मछली पकड़ा करते थे और उनका रूटीन था कि वो कभी भी 2-2 4-4 दिन के लिए जो है वो समुद्र में ही रहा करते थे। अपना पूरा इंतजाम उनके साथ हुआ करता था। इनके जो जो उस जहाज का जो हेड था, जो चला रहा था उस जहाज को, उसका नाम था अमर सिंह टंडेल। अमर सिंह टंडेल उस जहाज को लेकर के आ रहा था। तो ये उस जहाज के नजदीक जाते हैं
नजदीक जाते हैं तो इन्हें पता लग जाता है कि ये पाकिस्तान का जहाज है और ये भारत का जहाज है। अमर सिंह बाहर निकलते हैं, पूछते हैं भाई क्या बात है। तो यहाँ से ये आतंकवादियों का एक हेड आता है, कहता है कि हमारे जहाज में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और हम दिशा भी भूल गए हैं, तो हमारी हेल्प हो जाएगी क्या? और हमारी कुछ बेल्ट वेल्ट टूट गई है किसी इंजन वगैरह की, इसको ठीक करवा दो प्लीज। तो इस जो कुबेर जहाज था भारत का, उसमें 5 लोग सवार थे। 4 लोग उतर के उस अल हुसैनी जहाज में जाते हैं और उनको अंदर, क्योंकि बेवकूफ बना के अंदर ले जाया जाता है कि बेल्ट टूट गई है, तो अंदर जैसे वो जाते हैं उनको वहां पे मार दिया जाता है, उन 4 लोगों को। अकेले बचे अमर सिंह टंडेल। जैसे ही बंदूक की आवाज सुनते हैं, गोलियों की आवाज सुनते हैं, क्योंकि कुछ आतंकवादी ऑलरेडी कुबेर जहाज में आ चुके थे अल हुसैनी से उतर के, तो वो उन्हें पूरा अपने बंदूक की नोक पर लेते हैं और कहते हैं कि अब चलो, मुंबई जाना है हमें, फटाफट लेके चलो मुंबई। अब क्योंकि डरे सहमे अमर सिंह समझ चुके थे कि हो ना हो मैं फंस चुका हूं, और आतंकवादी हैं ये, और ये भारत में कुछ बड़ी घटना करना चाहते हैं। तो ये अल हुसैनी जो जहाज था उसमें इनके हथियार भी रखे हुए थे। उन सभी हथियारों को ये ट्रांसफर करते हैं दूसरे जहाज में, जो कुबेर नाम का जहाज था। इन सभी आतंकवादियों के पास, क्योंकि ये 10 आतंकवादी थे, सबके पास 2-2 बैग, बड़े बड़े बैग थे, जिनमें इनके हथियार थे, बंदूक वगैरह थी, खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स थे, बादाम, काजू, इस तरीके की चीजें। अब ये उस जहाज में अमर सिंह के साथ चलना शुरू करते हैं भारत की ओर। अब जैसे ये भारत की ओर चलना शुरू करते हैं तो इन्हें कई सारे नेवी के सैनिक मिलते हैं, कोई रोकता नहीं, और भी कई जहाज मिलते हैं, कोई रोकता नहीं। क्यों नहीं रोका? क्योंकि जो ये अमर सिंह थे, ये रेगुलर, इनका रूटीन था कि ये आया जाया करते थे, तो सभी लोग इनको नॉर्मली जानते थे। और भारत के जो जहाज हैं वो कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। अब पाकिस्तान का एंट्री करेगा भारत में, मुश्किल में पड़ जाएगा, लेकिन जो भारतीय कोई जहाज भारत की सीमा में घूमेगा तो उसे कौन रोकता है? ये रूटीन का काम होता है, रेगुलर। तो अब ये लोग क्योंकि इनके पास कुछ, मैंने बताया सैटेलाइट फोन था एक, ये उस सैटेलाइट फोन से अपने चाचा यानी आका से बात करते हैं। और ये बात जो करते हैं पाकिस्तान में, ये कोड वर्ड में बात करते हैं। जैसे बहुत सारे कोड आप उस मूवी को देखेंगे तो उस मूवी में कोड सुनने को मिलेंगे। जैसे एक कोड है, भाई लोग आ रहे हैं। भाई लोग आ रहे हैं, इसका मतलब, जैसे वो फोन पे बात करते थे, भाई लोग आ रहे हैं, इसका मतलब है कि मछुआरे जो है वो जहाज लेकर के आ रहे हैं, ऐसा कुछ इनका कहना था। यार लोगों से बचकर रहना, यार लोगों से बचकर रहना मतलब नौसेना से बचकर रहना या नेवी से बचकर रहना। जैसे एक कोड वर्ड था इनका, अभी तक मछली लग रही है। अभी तक मछली लग रही है का मतलब अभी तक हालात ठीक है, कुछ इस तरीके की ये चीजें थी। तो ये 26 नवंबर को एंट्री करते हैं भारत में। अब क्योंकि जैसे ये भारत में एंट्री करने वाले थे, मुंबई में दाखिल होने वाले थे, तो इनको एकदम दिमाग में आता है कि यार अब, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नेवी, बहुत सारे नौसेना के सैनिक हैं, अगर इस जो अमर सिंह नाम का ये नाविक है जो नाव चला रहा था, अगर इसने चिल्ला दिया तो गड़बड़ हो सकती है। तो इससे अच्छा कि इसको मार दिया जाए, बस की जरूरत नहीं है। तो इसको मार दिया जाता है अमर सिंह को। अमर सिंह को मारने के बाद ये उसी जहाज में एक छोटी बोट थी, स्पीड बोट, उसको उतारते हैं और उसमें बैठ करके ये चलना शुरू कर देते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ सर। देखो ये तस्वीर जो है, ये ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे जहाज में। ये अल हुसैनी जहाज है और ये स्पीड बोट है, इसमें बैठ करके ये 10 के 10 आतंकवादी एंटर करते हैं। एक मच्छी बाजार नाम की एक जगह है, मच्छी बाजार, उस मच्छी बाजार में ये रात 9 बजे के समय एंट्री कर जाते हैं। अब इनके पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास 2-2 बैग, और ये उतर जाते हैं वहां पर। 2-2 बैग थे और 2-2 लोगों का ये ग्रुप था, यानी कि 5 ग्रुप थे टोटल। अब ये पांचों के पांचों ग्रुप मुंबई में एंट्री कर चुके। अब इनको अपनी अपनी जगह पर जाना था, क्योंकि इनके आका, इनके चाचा ने इनको बताया गया था कि भाई आपको यहां अटैक करना है, आपको यहां अटैक करना है, आपको यहां अटैक करना है, इस तरीके से बताया गया। तो ये अपने ग्रुप्स के साथ अलग अलग गाड़ियों में, यानी कि ये जो किराए पे गाड़ी करते हैं, टैक्सी वगैरह करते हैं, तो उन गाड़ियों में बैठना शुरू कर देते। अब गाड़ियों में बैठ करके अपने अपने तरीके से चलना शुरू करते हैं। और अब जो अंजाम आगे का होगा, आगे की जो कहानी होगी, वो पार्ट 2 में आपको देखने को। देखिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 2 का लिंक है,
न केवल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो मैंने बताया था वहां से भी देख सकते हैं, या अब ये वीडियो एंड होगी तो एंड स्क्रीन में भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर मैं उस बात को भी बताने लगूं कि भारत में आकर के उन्होंने कितना खतरनाक काम किया था, कितना खतरनाक घटनाओं को अंजाम दिया था, तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने दूसरी वीडियो में उसको बताना है। इससे पहले दोस्तों इस वीडियो को देख करके आप जाएं, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारा रीजनिंग स्पेशल का बैच लेना चाहते हैं, या हमारा हिस्ट्री स्पेशल का और ज्योग्राफी स्पेशल का बैच भी एप्लीकेशन पे आ चुका है, आप लेना चाहते हैं, कंपटीशन गुरु ऐप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। अभी रीजनिंग स्पेशल के बैच के लिए बता देता हूं मैं, ये कंप्लीट आपके हर एक एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा दोस्तों। चाहे आप एसएससी, रेलवे, पुलिस या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। ये आपको आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा दोस्तों, जिससे कि आप लोग जो है वो किसी भी एग्जाम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। 0 to एडवांस बैच है, 699 रुपए फीस है, लेकिन अगर आप ये वाला कूपन कोड कोड डालेंगे गुरु100, तो आपको ये 599 रुपए में कंप्लीट बैच मिल जाएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम की लिंक है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, आप पर्सनली मेरे को मैसेज वगैरह कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप प्लीज जरूर फॉलो कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आज की वीडियो कैसी लगी आपको, नॉलेजफुल, प्लीज कमेंट करके जरूर अपने जो भी आपके शब्द हों वो प्लीज जरूर कह के जाना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।